अकाउंट्स के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें उस सीरीज में हमारा आज ये 16 डे है। हम लास्ट 15 डेज से कुछ वीडियोस अपलोड करते हुए आए हैं। 15 डेज में हमने इश्यू ऑफ शेयर का फुल क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था। उसमें कुछ और क्वेश्चंस और आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे उनके लिए। और आज हम डे 16 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अब अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को कई बार स्टूडेंट सॉल्व इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत सारा याद करना पड़ता है। 18 रेशियोज है, कैसे याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम रेशियोज कैसे याद करेंगे और उनके सॉल्यूशन जो लास्ट ईयर 2025 के पेपर में आए उनको स्मार्टली कैसे सॉल्व करें, ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए अकाउंटिंग रेशियोज, इस रेशियोज में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कितने टाइप्स ऑफ रेशियो। अब देखो आप 2 या 3 दिन तक एक काम करें। क्या काम करें? सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो में लिख लें कि हमारे रेशियो के टाइप कितने हैं। फर्स्ट वन लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सिर्फ हेडिंग लिखे। पहला काम हेडिंग लिखना करें। दूसरे कौन से हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड वन कौन से हैं? हमारे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। और फोर्थ वन कौन से हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस तरह से क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, हर एक पेज पे आप 4 टाइप के रेशियोज के नाम लिख दे 4 पेजेस पे। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करें, इसका नेक्स्ट काम क्या ये करें कि इस पर्टिकुलर टाइप में कौन से रेशियोज आते हैं उन्हें लिखे। जैसे हमारे लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में 2 रेशियो आते हैं। करंट रेशियो, इसका एक और नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो इसके नाम है। नेक्स्ट हमारे जो सॉल्वेंसी रेशियो आते हैं उसमें कितने रेशियो आते हैं? पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, सेकंड टोटल असेट टू डेट रेशियो, थर्ड वन प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और फिफ्थ वन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो पहले क्या करें, 4 हेडिंग्स लिखे टाइप्स ऑफ रेशियो। फिर हर हेडिंग में कितने रेशियोज आते हैं ये काम आप बुक में से देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में रेशियो के नाम तो लिखवाएंगे। तो आप पहले इनके रेशियो के सबके नाम लिख लें। थर्ड टाइप हमारे कौन से? एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। इसमें कौन से आएगा? पहला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड वन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ वन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ वन फिक्स असेट या नॉन करंट असेट टर्नओवर रेशियो और सिक्स वन नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारा अगली हेडिंग कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें क्या है? फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड वन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ वन नेट प्रॉफिट रेशियो और फिफ्थ वन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये सारे रेशियोज के नाम लिखने के बाद अब हम इन रेशियोज को बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा रेशियो कौन सा था? लिक्विडिटी में था। सबसे फर्स्ट हमारा रेशियो था करंट रेशियो। अब लास्ट ईयर 11th में भी आपने करंट असेट और करंट लायबिलिटी पढ़ेगी। तो करंट रेशियो किससे बनेगा? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज से बनेगा करंट रेशियो। ये रेशियो इतनी बार आया होगा कि ये तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट वन के नाम जरूर याद रखें, 3 नाम है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसके फॉर्मूले में क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दोनों में कॉमन है। करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारी लिक्विड असेट आ जाएगी। अच्छा, करंट असेट क्या होती है? वो सारी एसेट जिनको हमें विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। कैश इन हैंड, कैश बैंक, डेटर्स, वीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब होंगे। देन उसमें से इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड असेट आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटीज का पेमेंट आपको विद इन ईयर करना है। क्रेडिटर्स, बैंक ऑर्डर आउट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। देन नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेट टू इक्विटी जो नाम है वही रेशियो है। देखो क्या है? डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट मींस व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट। इसका पैसा आपको लंबे टाइम बाद पैसा पे करना है। इसमें 2 आइटम्स आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इक्विटी के डिफरेंट नेम होते हैं। इक्विटी कह लो, शेयर होल्डर्स फंड कह लो, प्रोप्राइटर्स फंड कह लो, ऑनर्स फंड कह लें, ये सब इक्विटी के नाम है। ऑनर्स का पैसा, इक्विटी मींस व्हाट? ऑनर का पैसा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट देखो फॉर्मूले का नाम क्या है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो ये भी वही है, टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट। जो फॉर्मूले का नाम है वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बनती है। तो देखो प्रोप्राइटर मींस व्हाट? ऑनर। ऑनर कौन होंगे? कंपनी है केस में इक्विटी कंपनी के ऑनर होंगे। इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर्स फंड पूरा यहाँ पे इक्विटी होगा। अब वो ऑनर है तो किसके ऑनर है? टोटल असेट के ऑनर है। तो इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट, यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से याद करें, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जगह और काम आएगा। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट पेएबल। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट पेएबल। तो अकेला ये अभी हाल तक ये एक रेशियो आया जो आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी तो क्या है, नाम से ही रेशियो निकल के सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट वन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट तो क्या हो गया? जो आपने डेट टू इक्विटी में डेट लिखे थे वही डेट यहाँ आएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड डेट और इक्विटी दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो इस कैटेगरी में 5 रेशियोज थे।
नेक्स्ट हमारी रेशियो की कैटेगरी कौन सी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। अब देखिए एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के कुल मिला के यहाँ पे 6 रेशियोज है, हमने भी पढ़े थे 6 रेशियो है। इन 6 रेशियो में फर्स्ट 3 रेशियो में एक बात कॉमन है, क्या बात कॉमन है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंटरी से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल से, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल से। फर्स्ट 3 में डिवाइड किससे करना है आपको, एवरेज से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंटरी से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड पेएबल से हम डिवाइड करेंगे। तो ये अपना डिनोमिनेटर बन गया। अब न्यूमरेटर क्या बनेगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ये कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या सेल्स माइनस जीपी करके। एवरेज इन्वेंट्री मींस व्हाट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस व्हाट, जिन लोगों से पैसा लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि आपने उनको माल बेचा होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या बना, माल बेचा मतलब सेल करना, कैसी सेल, क्रेडिट पे सेल करना, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको अपन इजी लैंग्वेज में कहें तो क्रेडिट सेल्स। ये क्या है, क्रेडिट सेल्स। ये कहां से निकलेगी, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। सेम इस तरह से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा, ट्रेड पेएबल कहां से आते हैं, जब हम गुड्स परचेस करते तो पेमेंट करना है, क्रेडिट में परचेस करेंगे तो पेमेंट करना है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या है, नेट क्रेडिट परचेस आ गया, डिवाइड किससे हुआ, एवरेज ट्रेड पेएबल से। ये फर्स्ट 3 में क्या हुआ, आपके जो आइटम है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड पेएबल से डिवाइड करा। अब ट्रेड पेएबल कहां से आते हैं, परचेस से, तो नेट क्रेडिट परचेस, ट्रेड रिसीवेबल्स कहां से आते हैं, सेल्स से, तो नेट क्रेडिट सेल्स, इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है। तो एक ये चीज थोड़ी सी याद करने की रहेगी आपकी। नेक्स्ट 3 रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, या इसका एक और नाम होता है नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अब इन तीनों टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर क्या बन रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और डिनोमिनेटर क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो में फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो न्यूमरेटर क्या बना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिनोमिनेटर क्या बना, जो रेशियो का नाम है उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो इन 6 में डिवाइड किससे कर रहे हैं, जो रेशियो का नाम है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंटरी से, फर्स्ट 3 में एवरेज निकाला, लास्ट 3 में एवरेज नहीं निकाला हमने। ये जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, इसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर पहले किससे निकालना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यदि ये नहीं हो या कैलकुलेट नहीं की जा सके तो इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी क्या है हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की एक कॉमन बात है, ये सब परसेंटेज में निकलते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। हर रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट 4 का कॉमन क्या है, डिवाइड क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। न्यूमरेटर क्या है, जो रेशियो का नाम है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर, ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूमरेटर, ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूमरेटर, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स न्यूमरेटर। तो ध्यान दो, पिछले केस में जो रेशियो का नाम था वो डिनोमिनेटर बना था, इस केस में जो रेशियो का नाम है वो न्यूमरेटर बना, और डिनोमिनेटर कॉमन चीज है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर बना है, अपॉन में अपन लिखेंगे इसको। तो इस तरह से आपके सारे रेशियो बन जाएंगे, और ये दो रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों की टोटल हमेशा 100 होती है। ये दोनों रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यदि ये 80% आएगा तो ये 20% होगा, यदि ये 6% है तो ये 94% होगा, यानी होगा ही होगा। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आते हैं। देन लास्ट रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर क्या है, अगेन वही बात, कॉमन 100 रहेगा। आपको फॉर्मूला का नाम क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बना, यहाँ पर डिनोमिनेटर बन गया, क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। और न्यूमरेटर में क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये सेम वैल्यू एक और जगह आती है। वहां पर भले हमने ये लिखा नहीं है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, वहां पर हमने लिखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कौन सा रेशियो था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ध्यान दे, यदि कोई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है तो वो बिफोर टैक्स भी होगा और बिफोर डिविडेंड भी होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्ड लिखना अपने आप में ये शो करता है कि वो बिफोर टैक्स भी है और बिफोर डिविडेंड भी है। तो जो हमारा पहला रेशियो आया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये दोनों सेम होगा, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में था। और मैक्सिमम केस में ये दोनों रेशियो साथ में पूछ लेते हैं, कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप फॉर्मूला जरूर लिखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, पर एक्चुअली वो चीज क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो इस तरीके से आप क्या काम करें, 2-3 दिन लगातार कर ले या एक ही दिन में 2-3 बार कर ले, काम कर ले। क्या करें, सबसे पहले 4 डिफरेंट पेजेस पे
4 टाइप के रेशियो लिखे, देन उन रेशियो के नाम लिखे, 4-4 5-5 लाइन छोड़ के। नाम कहाँ से देख के लिखे? बुक में से देख के लिख ले, और फिर उनके नाम पे बेस होके उनके रेशियो का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। आप रेशियो का फॉर्मूला भी यदि लिख के आ गए एग्जाम में तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 1 का हाफ है, क्वेश्चन के हाफ नहीं, हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको। देन जब आप फॉर्मूला लिख देंगे उस फॉर्मूले के कंटेंट भी बड़ी इजीली क्वेश्चन में मिल जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी इजीली वहां पे मिल जाएंगे, और जितने कंटेंट लिख देंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के 4 या 5 रेशियो ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में। कौन से? ये टर्नओवर रेशियो के फर्स्ट 3 टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पर ये है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो ही ऐसे रेशियो है जिनका डाटा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती, अदरवाइज सारे रेशियो का डाटा निकालना इजी होता है। तो इन 4 रेशियोज को ध्यान से देख लेंगे तो बाकी सब रेशियो भी अपने आप ही आपको कैलकुलेट करते आ जाएंगे। तो अब हम आगे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे इनके जो एग्जाम में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। मिनिमम 4 to 6 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स का वेटेज तो इस चैप्टर का रहता ही रहता है। ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ जाए तो 6 मार्क्स का भी वेटेज इसका हो जाता है। तो रेशियो चैप्टर भी छोड़े नहीं, इस तरह से करेंगे तो आपको रेशियो चैप्टर में 1-2 मार्क्स बड़ी इजीली आपको मिल जाएंगे। देखिए 2025 में 6773 में क्या क्वेश्चन पूछा, इफ ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ सना लिमिटेड इज 28%। ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 100 में से 28 माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारा आ जाएगा, तो कितना आएगा 72%। इसके और में क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक का। द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस ऑल इट्स आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। ये तो टूल का ही क्वेश्चन है। किसी कॉमन बेस पे लेते हैं, तो कॉमन बेस किस में रहता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन बेस लेते हैं। कॉमन से यहाँ पे बात दिख रही है। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक और 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है, द करंट रेशियो ऑफ मानस लिमिटेड इज 2:1। करंट रेशियो क्या है, 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिड्यूस द करंट रेशियो। अब ध्यान दें, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख रहे हैं ऐसे में केस में क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, ये रूल फॉलो करेंगे तो बिना कैलकुलेशन करे हमें आंसर आ जाएंगे। क्या है, क्या पूछ रहे हैं, करंट रेशियो रिड्यूस करना है, तो करंट एसेट डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। ओनली करंट एसेट, ध्यान ना, यदि ओनली करंट एसेट डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा, और ओनली करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। और यदि दोनों पे चेंज आ जाए सेम अमाउंट से, करंट एसेट भी बढ़ जाए, करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाए, करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाए, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या देखना चाहिए, ऐसे केस में देखना चाहिए कि रेशियो क्या है, मोर देन 2 है। अब मोर देन 2 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना चाहिए। यदि दोनों पे चेंज आ जाए तो दोनों पे फोकस नहीं करेंगे, किस पे चेंज करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर पे। यदि रेशियो मोर देन 1 है तो किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे, दोनों पे फोकस नहीं करेंगे। इट मींस व्हाट, फिर से इंडिविजुअल आइटम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे चेंज आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि दोनों पे चेंज आए, करंट एसेट भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो और साथ में करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उस केस में हमें रेशियो देखना चाहिए। रेशियो क्या है, 2:1। तो जब दोनों पे चेंज आए तो दोनों पे फोकस नहीं करते हुए किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटी पे फोकस करेंगे। देखिए पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स को हमने पेमेंट करा तो इससे क्या होगा, हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगी। दोनों पे चेंज है तो हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर का डिक्रीज होने से रेशियो इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर के डिक्रीज होने से रेशियो इंक्रीज होता है। इसके ऊपर मैं रूल एक बार पहले बता चुका हूं कि किससे क्या होगा, फिर से एक बार समझ लें कि यदि न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा। ये रूल है। यदि दोनों पे चेंज आया तो देखना पड़ता है रेशियो क्या है। यहाँ पर दोनों पे चेंज आया था तो रेशियो 2:1 है। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिनोमिनेटर के डिक्रीज होने से रेशियो इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट राइट आंसर नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर इश्यू करें, शेयर इश्यू करने से शेयर कैपिटल बढ़ेगी, जो ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, कोई चेंज नहीं आएगा इस पे। देन कैश आया, कैश करंट एसेट तो है पर करंट एसेट यहाँ पर इंक्रीज होगी। यदि करंट एसेट इंक्रीज है तो रेशियो इंक्रीज हो रहा है, हमें तो रिड्यूस चाहिए। फिर सेल ऑफ इन्वेंट्री एट ए लॉस, हमने लॉस पे इन्वेंट्री बेच दी। अब इन्वेंट्री बेचने में क्या होगा, स्टॉक जो कि इन्वेंट्री वो डिक्रीज होगा, और कैश या डेटर्स जो भी करंट एसेट है वो इंक्रीज होंगे। तो दोनों करंट एसेट पे चेंज है, पर ध्यान दो लॉस पे बेचा मतलब क्या, स्टॉक ज्यादा का गया और पैसा कम आया, तो स्टॉक ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज, सिर्फ करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर सी इज द
राइट आंसर। एक बार फिर से समझे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। फर्स्ट केस में दोनों डिक्रीज हो रहे थे, जब दोनों डिक्रीज होंगे तो हम सिर्फ रेशियो मोर देन 1 होने के कारण हम सिर्फ किस पे फोकस करें, करंट लायबिलिटी पे, और करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से रेशियो इंक्रीज होता है, जबकि हमें रिड्यूस चाहिए। सेकंड केस में इश्यू ऑफ शेयर, सेकंड केस के इश्यू ऑफ शेयर में करंट एसेट इंक्रीज हो रही थी, करंट एसेट के इंक्रीज होने से भी रेशियो इंक्रीज होता है, हमें रिड्यूस चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं था। थर्ड में इन्वेंट्री बेची, तो यहाँ पर एक करंट एसेट डिक्रीज हुई और एक करंट एसेट इंक्रीज हुई। करंट एसेट कौन सी डिक्रीज हुई, स्टॉक। करंट एसेट कौन सी इंक्रीज हुई, कैश या रिटर्न्स। और स्टॉक ज्यादा सा डिक्रीज हो गया, इट मींस 10,000 गुड्स 8,000 में सोल्ड आउट करा तभी लॉस है, तो गुड्स 10,000 से कम हुआ, स्टॉक 8,000 से बढ़ा, अल्टीमेटली 2,000 रुपीज से स्टॉक यहाँ पर कम हुआ। इट मींस व्हाट, करंट एसेट डिक्रीज हुई और करंट एसेट डिक्रीज हुई तो रेशियो इंक्रीज होगा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। तो इंक्रीज डिक्रीज वाले 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पर आएंगे, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें इस क्वेश्चन में क्या, इस 67 देखिए 67-63 में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। द करंट रेशियो ऑफ मैग्नम लिमिटेड इज 2.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल रिजल्ट डिक्रीज इन दिस रेशियो। सेम जो पिछले सेट में था वैसे ही। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यदि पिछले में समझ में नहीं आया, सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन जब रिपीटेडली सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आने लगता है। फिर से रूल समझे, हमें क्या चाहिए, डिक्रीज इन द रेशियो। रेशियो कब डिक्रीज होगा, जब सिर्फ करंट एसेट डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा, या सिर्फ करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। फर्स्ट केस क्या हो, सिर्फ ये इंक्रीज हो, सेकंड केस क्या हो, सिर्फ ये डिक्रीज हो, और थर्ड केस क्या है, यदि दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे, मतलब आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के डिक्रीज होने पर ध्यान देना है। यदि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको रेशियो 1 से ज्यादा है, इसलिए आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। कब, जब दोनों पे चेंज आए तब। परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेस करा कैश में, तो इसमें स्टॉक एक करंट एसेट है, इंक्रीज हुई, कैश एक करंट एसेट है, डिक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकंड केस, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश डेटर से कलेक्ट करा तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हुआ और डेटर्स डिक्रीज हुए, दोनों करंट एसेट है, अगेन रेशियो पे कोई चेंज नहीं आया। थर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई। जब दोनों पे चेंज आए, जब दोनों पे चेंज आए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा। रेशियो मोर देन 1 है तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर यदि डिक्रीज होता है, डिनोमिनेटर यदि डिक्रीज होता है तो रेशियो इंक्रीज होता है, पर यहाँ पर तो डिक्रीज पूछा, तो ये अभी हमारा राइट आंसर नहीं है। अभी तक तीनों राइट आंसर नहीं आए। फोर्थ वन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट करा तो यहाँ पर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर सिर्फ कैश जो कि करंट एसेट है डिक्रीज हुई तो रेशियो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। इसके और में क्वेश्चन पूछा, रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। ध्यान दें किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिविटी, तो सही आंसर है एक्टिविटी रेशियो। लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट देखते हैं, और एक्टिविटी यदि देखना तो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो यहाँ पर निकलता है। नेक्स्ट देखें 6753, ये एक तरह से थियोरेटिकल क्वेश्चन रहा, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। रेशियो डेटा कैलकुलेट फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आए तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम अगेन एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में देखते हैं। अगेन हमारा आंसर क्या आएगा, एक्टिविटी रेशियोज। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी। इसी सेट में एक और क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स रेशियो में ही चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी 63%, its gross profit ratio is 20%. What will be the operating profit ratio? अब ध्यान दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कोई मतलब नहीं। हमने क्या पढ़ा था अभी यार कि 2 रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि 100 में से हम ऑपरेटिंग रेशियो 63 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। अब इस क्वेश्चन में 37 तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, 37 तो कोई ऑप्शन यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर 37 आना चाहिए था पर 27 लिखा है, तो इसमें कोई सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। अगेन 4-3 में क्या रहा, द क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेशियो। अगेन क्विक, इस बार क्या आ गया, क्विक रेशियो। पिछले दोनों क्वेश्चन में करंट रेशियो था, इस बार क्या हो गया, क्विक रेशियो, अंतर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगेन रूल सेम, अकेली लिक्विड एसेट डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होंगे अकेले तो रेशियो डिक्रीज होगा, और यदि दोनों पे चेंज आए, यदि क्या हो, दोनों पे चेंज आए, लिक्विड एसेट पे भी चेंज आए और करंट लायबिलिटी भी चेंज आए, तो रेशियो को चेक करें, रेशियो मोर देन 1 है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी के
करंट लायबिलिटी के चेंज पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ, मतलब लिक्विड एसेट डिक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई। दोनों यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें दोनों पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है, करंट लायबिलिटी पे, क्योंकि रेशियो मोर देन 1 है। अब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती तो रेशियो इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा, जबकि हमसे डिक्रीज पूछा है तो ए राइट आंसर नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश आया, यहाँ पर कैश एक लिक्विड एसेट है, इंक्रीज हुई है, और दूसरी लिक्विड एसेट डेटर्स डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर तो लिक्विड एसेट पे ही कोई चेंज नहीं आया है। सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट, हमने गुड्स को बेच दिया प्रॉफिट पे, सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट पे गुड्स बेचा, तो गुड्स को बेचा प्रॉफिट पे, तो क्या हुआ, हमारा स्टॉक कम हुआ और कैश इंक्रीज हुआ। स्टॉक यहाँ पर क्विक एसेट में स्टॉक पे फोकस ही नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज होने पे लिक्विड एसेट इंक्रीज हुई, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स परचेज करा, तो क्या हुआ, हमारे स्टॉक इंक्रीज हुए और कैश डिक्रीज हुआ। स्टॉक लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ कैश डिक्रीज हुई, कैश डिक्रीज मतलब लिक्विड एसेट डिक्रीज, ओनली लिक्विड एसेट यदि डिक्रीज होगी तो रेशियो भी डिक्रीज होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक और इसी सेट में क्या रहा, the quick ratio of a company is 1:1, which of the following transaction will result in the increase in quick ratio, quick ratio में increase बताना है। अब रेशियो 1:1 है, अगेन क्विक रेशियो की बात करें, वह फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनना, ओनली लिक्विड एसेट इंक्रीज होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा, या ओनली करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा। पर यदि दोनों पे चेंज आए तो रेशियो देखें, पिछली बार तक रेशियो मोर देन 1 था, पिछली बार तक रेशियो क्या था, मोर देन 1 था, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे थे, दोनों में चेंज आए तो फोकस किस पे करो, सिर्फ डिनोमिनेटर पे, कब, जब रेशियो मोर देन 1। इस बार क्या है, रेशियो क्या है, 1 है, यदि रेशियो 1 है तो यदि दोनों पे चेंज आए, दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, तो उसका तो नो चेंज रह जाएगा, तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि रेशियो 1:1 है। देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश आया तो कैश इंक्रीज हुआ जो कि एक लिक्विड एसेट है, डेटर्स डिक्रीज है जो कि एक लिक्विड एसेट है, तो लिक्विड एसेट पे कोई चेंज नहीं आया, हमारा आंसर नहीं है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे माल बेचा, क्रेडिट पे माल बेचा तो क्या हुआ, हमारा स्टॉक कम हुआ और डेटर्स इंक्रीज हुए, स्टॉक का कम होना लिक्विड एसेट में नहीं आएगा, और क्या हुआ, डेटर्स इंक्रीज हुए, और यदि डेटर्स इंक्रीज हो लिक्विड एसेट इंक्रीज हुई, ओनली लिक्विड एसेट यदि इंक्रीज होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट समझते सब है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेस करा, तो क्रेडिट में गुड्स परचेस करने में क्या होगा, आपकी स्टॉक बढ़ा तो लिक्विड एसेट नहीं होती स्टॉक, और करंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो करंट लायबिलिटी का हमें क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो ये नहीं था। परचेस ऑफ गुड्स ऑन कैश, कैश में गुड्स परचेस करा, कैश में गुड्स परचेस करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज हुआ जो कि करंट एसेट नहीं है, कैश डिक्रीज हुआ जो करंट लिक्विड एसेट है, ये लिक्विड एसेट नहीं था स्टॉक, कैश लिक्विड एसेट है जो डिक्रीज हुआ, पर हमें क्या चाहिए, इंक्रीज, तो हमें इंक्रीज ढूंढना था, यहाँ पर इंक्रीज नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज। पिछले सेटों में भी यही क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये टर्नओवर रेशियो है, अभी तक एक्टिविटी लिखा हुआ था, यहाँ पर टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ आया। एक और क्वेश्चन आया 6713 में, दो क्वेश्चन हो गए। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ मानक लिमिटेड इज 2.5:1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन दिस रेशियो। अब देखिए क्या बात हो रही, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या पूछ रहा है आपसे, इंक्रीज, रूल बता रहा हूँ, 3 केस में कहां पर इंक्रीज होगा, अकेले डेट इंक्रीज हो गए तो हमारा आंसर सही होगा, अकेला इक्विटी डिक्रीज होगा तो भी हमारा आंसर सही होगा, पर यदि दोनों पे चेंज आएगा, डेट पे भी चेंज आए, इक्विटी भी चेंज आए, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे, मतलब दोनों यदि डिक्रीज होंगे या दोनों इंक्रीज होंगे तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर मतलब इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आया, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेस करा, क्रेडिट में गुड्स परचेस करने पे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं और स्टॉक इंक्रीज होता है, दोनों ही डेट और इक्विटी का पार्ट नहीं है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होंगे, कैश और क्रेडिटर्स दोनों ही डेट और इक्विटी का पार्ट नहीं है, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट, इस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करें, अब डिबेंचर इश्यू करने से क्या होगा, हमारा कैश इंक्रीज होगा, और डिबेंचर मतलब डेट भी इंक्रीज होंगे, कैश भी इंक्रीज और डेट भी इंक्रीज। अकेला डेट इंक्रीज हो रहा है, जब अकेला डेट इंक्रीज हो रहा है और हमें वही ढूंढना था डेट का इंक्रीज होना, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भी चेक करें, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हमने फर्नीचर सोल्ड आउट किया, अब फर्नीचर सोल्ड आउट किया, प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया, तो फर्नीचर एक नॉन करंट एसेट है वो डिक्रीज होगी, कैश एक करंट एसेट है वो इंक्रीज होंगे, साथ में प्रॉफिट होने से इक्विटी भी इंक्रीज होगा, और हमें क्या ढूंढना है, इक्विटी का डिक्रीज होना ढूंढना था, यहाँ पर तो इक्विटी इंक्रीज हो रही है,
तो हमारा आंसर रहेगा ये। देखिए क्या ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, डेट का इंक्रीज होना या इक्विटी का डिक्रीज होना। यदि ये इंडिविजुअल आइटम पे चेंज है और दोनों पे चेंज है तो सिर्फ इक्विटी पे फोकस करेंगे। ये फाइंड आउट करके आपके आंसर्स आ जाएंगे बिना किसी कैलकुलेशन को करे। ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट ईयर 1 या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस सेट में 1 मार्क का, किस सेट में 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आए। हर सेट में कुछ न कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, पर एक बात कॉमन है, पिछली बार टर्नओवर रेशियो ज्यादा पूछे गए, दूसरे भी क्वेश्चन है पर टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर ज्यादा पूछे गए। देखते हैं ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क आपके कहां से आ गए, ऑब्जेक्टिव से 1 से 2 मार्क्स और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया। मिनिमम 4 मार्क यहाँ पर क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अब यदि आप फॉर्मूला भी लिख देंगे तो भी आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और आधे नंबर मिल जाएंगे आपको। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। टोटल परचेज दी, कैश परचेज आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, टर्नओवर रेशियो में जो भी सारी बातें होती है वो इस पूरे क्वेश्चन में आ रही है। तो यहाँ पर यदि किसी रेशियो का आंसर दिया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला लिख दो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए फॉर्मूले में क्या होगा, डिनोमिनेटर कौन बनेगा, एवरेज ट्रेड पेबल। फॉर्मूला हम लिखेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, एवरेज ट्रेड पेबल। न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा ट्रेड पेबल आते कहां से, तो ट्रेड पेबल मतलब क्या, जो हमें पे करना है। पे कब करना पड़ता है, जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करके लेके आए। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, नेट क्रेडिट परचेस। अब ये फॉर्मूला लिखा तो हो सकता है हाफ मार्क या 1 मार्क फॉर्मूला लिखने का हो। अब इसके बाद आपको ढूंढना है इसको, नेट क्रेडिट परचेस और एवरेज ट्रेड पेबल। अब चूंकि आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग पूछा गया, इट मींस व्हाट, ये तो आपका आंसर होगा। तो आपको क्या ढूंढना है, नेट क्रेडिट परचेस ढूंढना है। ये तो आंसर देना है आपको, तो आंसर के काम में आएगा, नेट क्रेडिट परचेस ढूंढना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं परचेस दिख रही है क्या, तो देखो टोटल परचेस क्वेश्चन में दिख रही है। टोटल परचेस मतलब क्या, कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, टोटल परचेस होती है। कितनी है, 15 लाख। तो 15 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल के सामने। अब देखिए कुछ दिखा है क्या, कैश परचेस 25% ऑफ क्रेडिट परचेस। कैश परचेस कितनी है, 25% ऑफ क्रेडिट। कैश किस पे बेस्ड है, क्रेडिट पे। कैश किस पे बेस्ड है, क्रेडिट पे। तो इस 15 लाख का आपको 25% नहीं निकालना है। यदि आप 15 लाख का 25% निकाल लेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल परचेस है। टोटल परचेस का 25% थोड़ी निकालना है। कैश परचेस क्रेडिट परचेस का 25% है, जो कि है ही नहीं। तो इसे आप क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। और इस x का 25%, इस x का 25%, 2 0 से 2 0 कट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दे, तो ये बन जाएगा आपका 0.25x। क्या बन जाएगा, 0.25x। इन दोनों को ऐड करा, 15 लाख। यही थोड़ी सी बातें करने की, बाकी क्वेश्चन इजी है। 1.25x। अब 15 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1.25 से। ये 1.25 कहाँ से आया, x मतलब 1x, 1x में 0.25x ऐड करा तो 1.25x। ये x का आंसर है। पॉइंट आके 2 0 लगाए। 125 से जब इसको कट करेंगे तो 12 लाख हमारा आंसर आया। 12 लाख मीन्स व्हाट, एक्स। 12 लाख क्या है, एक्स। और एक्स हमने किसको माना था, क्रेडिट को। तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेस कैलकुलेट हो गई। तो नेट क्रेडिट परचेस हमने लिख दी 12 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल हमें नहीं पता, वही ढूंढना है। इसका आंसर पता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर देखा कितना, 4 टाइम्स। इसके सामने 4 लिख दे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 लाख हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज ट्रेड पेबल आ गए। सॉल्व करेंगे तो 3 लाख क्या आ गया हमारे पास, एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एवरेज। और हमें से क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया, हमसे क्वेश्चन में ही पूछा गया कि आप क्या निकाल के बताओ, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब इनके बीच की एक रिलेशनशिप दे रखी, क्लोजिंग ट्रेड पेबल आर 2 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग। क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग का 2 टाइम्स है। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग का 2 टाइम्स। क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग का 2 टाइम्स। तो क्लोजिंग किस पे बेस्ड है, ओपनिंग पे। तो हमने ओपनिंग को x मान लिया। तो क्लोजिंग क्या होगा, 2 टाइम्स, मतलब उसका उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 2x। और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग में प्लस करेंगे, क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एवरेज। एवरेज जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा था 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 1x प्लस 2x होगा 3x। 2 का मल्टीप्लाई 3 लाख में हुआ तो हो जाएगा 6 लाख। और इस 6 लाख को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपीस। अबे 2 लाख क्या है, x। x हमने किसको माना था, ओपनिंग को x माना था। क्लोजिंग क्या हमारा 2x, क्लोजिंग क्या है 2x। तो x हमारा है ओपनिंग। कई बार बच्चे यहाँ पे आके गलती कर देते हैं, इसको क्लोजिंग लिख देते हैं, ये ओपनिंग है। हमारा 2x था क्लोजिंग, तो 2 लाख में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 लाख इज द क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल हमारे कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन था। थोड़ा सा यदि आपकी प्रैक्टिस करी रहेगी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। प्रैक्टिस नहीं करिए तो आप करके देख लीजिए। इसी के और में क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या निकालने को बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखे। सबसे लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है,
उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपका, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ढूंढने चले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर मतलब क्या, इसे माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स और डिविडेंड को माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट। देखिए क्या कर दिया, शेयर होल्डर्स फंड। हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का था डेट प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का था डेट प्लस इक्विटी। शेयर होल्डर फंड इक्विटी का पार्ट होते हैं, डिबेंचर डेट का पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटी किसी का पार्ट नहीं होते हैं, करंट एसेट भी किसी का पार्ट नहीं होते, नॉन करंट एसेट भी किसी का पार्ट नहीं होते। यहाँ पर डेट प्लस इक्विटी दोनों दे रखे हैं 24 लाख। 24 लाख आपका क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने एक चीज निकाल ली, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 24 लाख। पता है यहाँ पर ये तीनों आइटम क्यों दी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला और होता है, वो होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट दी थी कितनी, 21 लाख, और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे 3 लाख आएगा, 21 और 3 24 लाख। अगेन यहाँ पर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, पर आप तो डेट प्लस इक्विटी से ही निकाले, ये नहीं होता हम इनका यूज करते। डेट प्लस इक्विटी या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल से आपका क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या चाहिए अपने को, एक चीज निकल गई। अब चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट क्या दे रखा है, आफ्टर टैक्स। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर डिविडेंड तो दिया ही नहीं है। ध्यान दे, आफ्टर टैक्स दिया है। यदि ये आफ्टर डिविडेंड दिया होता तो आपको डिविडेंड ऐड करना पड़ता, और ये आफ्टर टैक्स दिया। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर डिविडेंड माइनस होता है। आफ्टर टैक्स दिया मतलब क्या, इसके भी आफ्टर है और इसके भी आफ्टर, पर डिविडेंड के आफ्टर नहीं है, इसलिए डिविडेंड ऐड नहीं करना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3 लाख। 3 लाख में पहले टैक्स ऐड करेंगे, तो 3 लाख और 1 लाख हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 3 लाख क्वेश्चन में, इसमें आपने प्लस करा टैक्स 1 लाख, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट, ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या, तो देखो क्या लिखा, 10% डिबेंचर। तो ये डिबेंचर जो 8 लाख है उसका 10% जो 80,000 आएगा वो इंटरेस्ट का पैसा, उसे आप ऐड करें 80,000, तो 4,80,000। 4,80,000 क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करें 4,80,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाली थी 24 लाख। कट करें 20 से 20, 30 से 30, 24 2 जा 48 और 1 0, 20% इज द राइट आंसर। तो इन्वेंटेड जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उसके कंपेरेटिव ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था, पर यदि आपको सब चीजें पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज फोकस करें, किसी एक टाइप के रेशियो को अच्छे से कर लें। 6763 में क्या पूछा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विवेक लिमिटेड। 10% डिबेंचर गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, नॉन करंट एसेट गिवन है और करंट एसेट गिवन। कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही जो ऊपर ने पढ़ा था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डेट और इक्विटी को ऐड करके क्या करा था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी। इस बार डेट और इक्विटी नहीं था, हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा। क्या, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट एसेट कितनी है, 25 लाख रुपीज, और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 7 लाख में से 2 लाख माइनस करा तो कितना, 5 लाख रुपीज। तो ये 30 लाख रुपीज के आगे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया हमें। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या लिखा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 410 है, तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4,10,000। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स ऐड करेंगे, हमेशा पहले टैक्स ऐड करने के रेट का डाले। 4,50,000 ही आया, 4,50,000 ही आया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करें, क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है क्या, अगेन 10% डिबेंचर दे रखे हैं 15 लाख के, 15 लाख का 10% जब आप निकालेंगे 1,50,000 वो आएगा। 1,50,000 इंटरेस्ट आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 लाख हमारा आंसर आया। अब इस 6 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 इसे हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी ऊपर 30 लाख, इससे तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। इस सेट में एक और क्वेश्चन आया, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या निकालना, ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिखे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मींस व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो। हमारा ऑपरेटिंग फॉर्मूला जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ P&L। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या एक और फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए क्या क्या चीज है, क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया कैश और क्रेडिट, तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर तो मिल गया कितना है, 5 लाख और 20 लाख।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया 25 लाख रुपीज। हमें क्या ढूंढना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ढूंढनी। तो देखो क्या दिया, परचेज दिया, कैश और क्रेडिट एरेज इनवर्ट दिया, सैलरीज दी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दी और वेजेस दी। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए। अब क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दी, बल्कि क्या दिया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बढ़ाया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इस इंक्रीज इन इन्वेंट्री के ऊपर इस क्वेश्चन में सारी बात टिकी हुई है। यदि आप इन सबको ऐड करेंगे, यदि आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक भी आइटम ऐसी नहीं है, एक भी आइटम ऐसी नहीं है जो क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग हो। ये सब ऑपरेटिंग आइटम है, तो इन सबको ऐड करना। और ध्यान दे, ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। आप यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करते हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हो। क्या निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो आप प्लस कम करेंगे और माइनस ज्यादा करेंगे, प्लस कम करेंगे और माइनस ज्यादा करेंगे। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपकी इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेगी, माइनस होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगी, माइनस होगी। इन सारी आइटम को प्लस करे और उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दे तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो 2 लाख और 10 लाख 12 लाख, 12 लाख 20,000, 12 लाख 20,000 में 85 और जुड़ा, 3 लाख 5,000 और 3 लाख 5 में से जब हम 55 माइनस करेंगे, 35 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो 12 लाख 55,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। उसमें 1 लाख 45,000 ऐड करेंगे, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। हम इस सब चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 14 लाख रुपीज। हमारा आंसर आएगा 14 लाख इंटू 100 अपॉन में 25 लाख से हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56%। तो फॉर्मूला पता हो, कंटेंट पता हो तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट 6753 में क्या क्वेश्चन पूछा 4 मार्क में, द करंट रेशियो ऑफ जेक लिमिटेड इज 3.2:1 एंड क्विक रेशियो इज 1.5:1। द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर क्विक असेट वर रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज व्हिच वर 68,000। कैलकुलेट करंट असेट, क्विक असेट और करंट लायबिलिटी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले का आंसर दिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर हमें पता है 3.2:1। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका आंसर हमें पता है 1.5:1। तो 2 आंसर हमें पता है, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल वैल्यू सिर्फ एक है, किसकी, इन्वेंट्रीज की। एक्चुअल वैल्यू किसकी है, इन्वेंट्रीज की। ना हमारे पास लिक्विड करंट असेट है, ना हमारे पास लिक्विड असेट है, ना करंट लायबिलिटी, और ये भी दोनों सेम ही चीज है। जब कुछ भी नहीं हो तो क्या करें, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, करंट लायबिलिटी कॉमन है। इस करंट लायबिलिटी को एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिक्विड एसेट तो नहीं पता, क्या होगा, हमारे पास करंट एसेट तो नहीं पता, और हमने करंट लायबिलिटी को एक्स एज्यूम कर लिया, इज इक्वल टू 3.2:1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारी करंट एसेट का आंसर आ गया 3.2x। सेम ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा लिक्विड रेशियो को, लिक्विड एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी हमने एक्स मानी, दोनों जगह कॉमन है तो इसलिए एक्स मान ली थी, इज इक्वल टू 1.5:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो लिक्विड एसेट्स हमारी कितनी हो गई, 1.5x हो गई। अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट हमारे पास 2 पता है। अब जब करंट एसेट और लिक्विड एसेट यदि हमें पता है तो इनसे क्या डिफरेंस आता है, तो ध्यान दो, करंट एसेट से जब हम लिक्विड एसेट निकालने जाते हैं तो करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या होती है हमारी लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। अब यदि प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम मानना चाहिए है ही नहीं। हमें करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यू दी है, इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यू दी है, और यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। करंट एसेट ज्यादा होती है लिक्विड एसेट से, किस कारण से, इन्वेंट्री के कारण। तो हमारी करंट एसेट है 3.2x, हमने ऊपर कैलकुलेट करी। हमारी लिक्विड एसेट है कितनी, 1.5x। करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। क्वेश्चन में लिखा भी था कि करंट एसेट्स क्विक एसेट से ज्यादा है, कितने से, 68,000 से, किस कारण से, इन्वेंट्री से कारण। तो ये इन्वेंट्री का पैसा कितना है, 68,000। सॉल्व करा 3.2 में से 1.5 माइनस कर तो 1.7x इज इक्वल टू 68,000, और आगे सॉल्व करा x इज इक्वल टू 68,000। इसे हम डिवाइड करेंगे 1.7 से, पॉइंट आके एक 0 ऊपर लगाया, 17 4 जा 68 और 4 0 जब हम लगाएंगे तो 40,000। 40,000 किसका आंसर आया, x का। 40,000 किसका आंसर आया, x का। x हमने किसको एज्यूम करा था, हमने करंट लायबिलिटी को x एज्यूम करा था। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई, करंट लायबिलिटी हमारी x थी जो कितनी हो गई 40,000। हमारी करंट एसेट हमने ढूंढी थी, कितनी थी हमारी करंट एसेट, 3.2x। तो 3.2x मतलब 3.2 में हम जब 40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 का तो हमारा आंसर आएगा 1,28,000। हमारी लिक्विड एसेट थी 1.5
x, तो जब हम 1.5 में x मतलब 40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000। ये हमारे आंसर आ गए सारे। आप चेक कर सकते हो 168 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 68,000 आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन था इन्वेंट्री के कारण। ये एक सबसे पहले करंट रेशियो बेस होकर ही क्वेश्चन आ गया। इसके और में क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ केवीके लिमिटेड कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ध्यान, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है डेट प्लस इक्विटी, इसलिए दोनों रेशियो साथ में। ये क्या है? डेट टू इक्विटी। मैंने आपको बताया था डेट टू इक्विटी, नाम से ही फॉर्मूला बन जाएगा, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, सारे टर्नओवर रेशियो, फर्स्ट 3 टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर अलग अलग चीज होती है, पर लास्ट 3 टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिनोमिनेटर क्या होगा? जो रेशियो का नाम है नेट एसेट। नेट एसेट मींस व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए हमारा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम डिवाइड करेंगे नेट एसेट मींस व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्या होती है? डेट प्लस इक्विटी। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लास्ट आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख गया 72 लाख, तो 72 लाख आपको मिल गया। इसे हमें डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो देखिए डिफरेंशियल कैपिटल इक्विटी का पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट होते हैं, जनरल रिजर्व भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, डिबेंचर डेट का पार्ट होते हैं, लोन डेट का। बिल्कुल सिंपल बात है दी। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। 12 और 20, 22 और 28 लाख, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 लाख हमारा डेट का पार्ट आ गया, और डेट और इक्विटी दोनों को ऐड करेंगे तो 36 लाख। तो 72 लाख डिवाइड बाय 36 लाख, जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 2:1 हमारा रेशियो आया। क्या? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो जैसे हम 2:1 नहीं कहेंगे, कहेंगे 2 टाइम्स। क्या कहेंगे इसको? 2 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आते हैं तो 2 टाइम्स। नेक्स्ट एक और क्या निकालना है? डेट टू इक्विटी रेशियो। आप डेट निकाल चुके थे 8 लाख, और इक्विटी कितनी है? 28 लाख। तो आप क्या करेंगे? 8 को डिवाइड कर देंगे 28 से, आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेट डिवाइड बाई इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 7 जा, 4 2 जा 8 जा, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 72। जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 0.286:1। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं? 7 को 2 से डिवाइड करके 3.5 लिख देते हैं। ध्यान दें, ये ना करें। नहीं आए तो 2:7 लिख दें, पर सही होता है 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.861:1 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पर चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको इस वीडियो में कवर नहीं करते हुए इसी का एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें इन क्वेश्चंस को हम आपको आगे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देंगे।